देवभूमि ने रचा इतिहास। विधानसभा से यूसीसी पास। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला आजाद भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। लेकिन क्या उत्तराखंड है ट्रेलर और देश के लिए पिक्चर अभी बाकी है? इसी सवाल के साथ आज उत्तराखंड से करते हैं बात चुनाव की। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता या और सरल भाषा में कहूं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तो फिर कानून एक ही परिवार के लोगों के लिए अलग अलग भला क्यों हो? बस इसी सोच के साथ आ गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन इसी यूसीसी के साथ बहुत कुछ और भी आ गया है, और वो क्या है? वो है आरोप, राजनीति और बस कुछ वक्त के बाद चुनाव। तो ये सारे पहलू एक एक कर आज मैं आपको समझाने वाली हूं। लेकिन उससे पहले शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इसके लागू होने से क्या उत्तराखंड में बदल जाने वाला है। अब आपको मैं सरल भाषा में समझाऊंगी और इसी के लिए कुछ पॉइंटर्स मैंने तैयार किए हैं जिससे यूनिफॉर्म सिविल कोड का A to Z क्या है ये अब मैं आपको समझाने वाली हूं। यूसीसी महिला अधिकारों पर बहुत ज्यादा केंद्रित है। इसमें बहु विवाह पर रोक लगाने के लिए बहुत सारे अहम कदम उठाए गए हैं और यही इसके लिए सबसे इसका मजबूत कड़ी माना जा रहा है। जैसे कि शादी का रजिस्ट्रेशन अब जरूरी हो जाएगा, चाहे वो कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, और ये रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी पहले से शादीशुदा ना हो। एक पत्नी या पति के जिंदा होने पर दूसरी शादी की इजाजत इसमें नहीं होगी, और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ही कानून के तहत तलाक पहले हो चुका है, सिर्फ इसी केस में दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। अब तलाक के लिए भी कुछ इसी तरह के कानून होंगे और जिसका पालन करके ही जो तलाक आपने लिया है वो मान्य हो सकेगा। अब वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि इससे मुस्लिमों में 3 तलाक, जिसके लिए पहले से कानून है, इसके अलावा हलाला और इद्दत जैसी जो प्रथाएं हैं, इस कानून के लागू होने से इन प्रथाओं पर पूरी तरह से रोक लग जाने वाली है। अब यूसीसी बिल में तलाक को लेकर बहुत स्थिति साफ कर दी गई है। इसमें साफ किया गया है कि अगर असाधारण कष्ट की स्थिति नहीं है तो इसे छोड़कर कोर्ट में तलाक की कोई भी अर्जी तब तक पेश नहीं की जा सकती है जब तक कि आपकी शादी को हुए 1 साल की अवधि ना पूरी हो गई हो। अब तलाक के लिए पति और पत्नी को इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए समान अधिकार देने का भी नियम बनाया गया है। अब लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन को बहुत जरूरी कर दिया गया है और ये सबसे जरूरी इसका पहलू है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को जिले के रजिस्ट्रार के सामने इसको डिक्लेयर कर देना होगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर इस रिलेशनशिप को खत्म भी करना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी फिर देनी होगी। और इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान अगर किसी सूरत में बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे भी वैध इसमें माना जाएगा। इसके साथ ही अगर ये रिलेशनशिप किसी भी सूरत में टूटता है तो महिला अदालत जा सकती है और गुजारा भत्ता भी उस लड़के से मांग सकती है। लेकिन इसमें लड़का या लड़की नाबालिग नहीं होना चाहिए। इसका एक पहलू ये भी है कि कोई भी लड़का या लड़की पहले से शादीशुदा ना हो। ऐसे कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिन्हें फॉलो करना होगा और नहीं किया गया तो सजा का भी फिर प्रावधान होगा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही विरासत का अधिकार देने का प्रस्ताव रखा गया है।
अब मैं और सरल भाषा में हिंदुओं के लिए समझाऊं तो बिना वसीयत के मरने वाले व्यक्ति की संपत्ति सबसे पहले उसके वारिस बेटे, बेटी, विधवा पत्नी, माँ और पिता के नाम होगी। और किसी केस में मान लीजिए कि इनमें से अगर कोई नहीं है तो फिर भाई, बहन, भाई की बेटी, भाई का बेटा, बहन की बेटी या बहन का जो बेटा होगा उससे उत्तराधिकारी इस वसीयत के लिए बना दिया जाएगा। अब मुसलमानों में भी ये बदल जाएगा। अभी तक आपको मैं बता दूं कि महिलाओं को अपने पति की संपत्ति का लगभग माना जाता है कि 1/4 का ही जो हिस्सा है वो मिल पाता था। अब ये भी बच्चों की मौजूदगी के आधार पर तय होता था और मुस्लिम बेटियों का जो हिस्सा है वो बेटों की तुलना में आधा था। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद ये नियम पूरी तरह से बदल जाएगा और इससे महिलाओं को भी, खास तौर पर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें भी बराबरी का अधिकार मिल पाएगा। मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड की 4% जनजातियों को कानून से बाहर रखने का प्रावधान किया गया है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इस तरह जब एक कानून बन जाएगा तो कई सारे ऐसे नियम होंगे जो नए तौर पर लागू हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता तो है, लेकिन समान नागरिक संहिता ये कानून अभी तक भी नहीं था। अब भारत का सामाजिक ढांचा अगर आप देखेंगे तो ये बहुत विविधताओं से भरा हुआ है। हालत तो ये है कि एक ही घर के सदस्य अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं। अगर मैं आबादी के आधार पर आपको बताऊं तो देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में जब आप जाएंगे तो हिंदुओं में ही धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज, परंपराएं, इसमें आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में भी यही है। शिया, सुन्नी, वहाबी, अहमदिया समाज में रीति रिवाज और नियम एक दूसरे से अलग हैं, जबकि है तो मुसलमान ही। ईसाइयों के भी अलग धार्मिक कानून है। अब समान नागरिक संहिता लागू होते ही जो अलग अलग नियम हम देख रहे हैं ये पूरी तरह से खत्म हो जाने वाले हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा, मेरे तो आया था, कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सबसे पहले उत्तराखंड को ही क्यों चुना गया? भारतीय जनता पार्टी की तो भाई और राज्यों में भी सरकार है और उत्तर प्रदेश को आप देखिए, आबादी के हिसाब से बड़ा राज्य है। ये शुरू आखिर किसी और राज्य से ना कर उत्तराखंड से ही क्यों किया गया? अगर ये सवाल आपके मन में है तो आइए इस सवाल का जवाब भी मैं आपको देती हूं कि आखिर क्यों उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड की मैं बात करूं तो यहाँ की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 14% है, जो कि उत्तर प्रदेश जो बड़ा राज्य है उसकी तुलना में लगभग बताया जाता है 7% कम है। अब उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी लाने की एक बड़ी वजह यह है कि एक छोटा राज्य है। दूसरी बात क्या है कि ये एक तरह से हिंदू स्टेट है। यहाँ 4 धाम है, देवस्थली है, देवभूमि है, एक तरह से ये हिंदुओं का गढ़ है। अब थोड़ी सी मुस्लिम आबादी है जो कि मैदानी इलाकों में ज्यादातर रहती है। अब ऐसे में यहाँ यूसीसी के मुद्दे पर विरोध की वैसी गुंजाइश नहीं है जैसी और राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां हो सकती थी। अब उत्तराखंड की जो मुसलमान आबादी है उसका घनत्व पूरे राज्य की जगह शहरी इलाकों में अगर आप जाएंगे तो वहां ज्यादा दिखाई देता है। उदाहरण ले लीजिए कि मुसलमान समुदाय की ज्यादातर आबादी तराई के जिलों जैसे कि देहरादून इसमें शामिल है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, इसी में रहती है। अब इसके साथ ही हल्द्वानी और अल्मोड़ा में भी मुस्लिम आबादी मौजूद बताई जाती है। वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे तो हिंदू आबादी मैदान से लेकर पहाड़ तक हर जगह फैली हुई है, जहां बीजेपी अपनी जमीन मजबूत करने की दिशा में हमेशा से हमने देखा आगे बढ़ती हुई दिखाई दी है। अब बीजेपी उत्तराखंड में ये विधेयक पास कराकर एक प्रयोग जैसा करना चाहती है, राजनीतिक पंडित मानते हैं। वो ये देखना चाहती है कि इस पर आखिर प्रतिक्रिया होती कैसी है। लेकिन यूसीसी आया तो यूसीसी का विरोध आना भी तय था। एक बार आप याद करिए जब 2023 में जोर शोर से कानून की बात होने लगी और तब क्या हुआ था? आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्त विरोध में खड़ा हो गया था और उसका नतीजा क्या रहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपने पांव पीछे हटाने पड़ गए थे। अब इस बार भी यही हुआ, इधर यूसीसी पास हुआ और दूसरी तरफ जबरदस्त हंगामा। हरीश रावत राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इस बिल के पारित होने से उत्तराखंड एक कदम पीछे चल गया है। लेकिन सिर्फ हरीश रावत तक ही ये बयानबाजी सीमित नहीं थी। मुसलमानों के हितों की रक्षा करने की बात करने वाले, जानते हैं ना असदुद्दीन ओवैसी को आप, उन्होंने भी सवाल उठा दिए। पूछ लिया कि आखिर आदिवासियों को राहत क्यों दी गई है। ऐसे कई सारे सवाल सामने आए
और ऐसी कई सारी ऐसी बयानबाजी जिसकी शायद उम्मीद पहले से की जा रही थी कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ऐसी बयानबाजी तो होगी। अब क्योंकि हर खबर का असर चुनाव पर जरूर पड़ता है और सीधा पड़ता है, चुनावी मिजाज की मैं बात करूं, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड का राजनीतिक मिजाज कैसा है ये भी जरा मैं आपको अब समझा देती हूँ। उत्तराखंड में आप देखेंगे कि एक तरह से दो जनपद हैं, एक जिसे गढ़वाल कहा जाता है और दूसरा कुमाऊं का इलाका है, और दूसरी तरफ मैदानी इलाके होते हैं जो विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। मुसलमानों की आबादी यहाँ ज्यादा है। अब आप देखेंगे तो दशकों से पहाड़ का विकास और पहाड़ का पलायन किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि वहां देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत फौज के जवानों का परिवार भी है जो सत्ता की दिशा तय करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो दूसरी तरफ आज भी छोटे बड़े व्यापार से पहाड़ की अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर उठाने वाले वो लोग भी मौजूद हैं जिन्हें कोई भी चुनाव क्यों ना हो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और फिर चारधाम का विकास भी है जो पर्यटन और रोजगार का एक सबसे बड़ा जरिया उत्तराखंड में माना जाता है। अब सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये यूसीसी वाला दाव लोकसभा चुनाव के लिए कैसे फायदेमंद होगा या इसका क्या नुकसान हो सकता है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आइए अब ये चुनाव से जुड़ी हुई क्या कहानी हो सकती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि उत्तराखंड में लोकसभा की सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें हैं। 2019 में चलिए चुनाव हुआ और मोदी मैजिक ऐसा चला कि भाजपा ने यहां क्लीन स्वीप कर लिया, 5 की 5 सीटें अपने खाते में ले गई। अब वोट बैंक कितना किसके साथ रहा है वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड की आबादी 2011 में जब जनगणना हुई थी उसके मुताबिक उत्तराखंड की आबादी क्या है ये भी जानिए। हिंदू लगभग 83% और ये सबसे ज्यादा आंकड़ा है। मुस्लिम लगभग 14% यहाँ बताए जाते हैं। ईसाइयों की संख्या लगभग 0.37% है। सिख लगभग कम है, 3% बताए जाते हैं। अब इसके अलावा आप देखेंगे जैन बौद्ध के अलावा भी कई ऐसे लोग हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा कम है, मतलब बहुत ज्यादा तादाद में वो लोग वहां नहीं रहते। अब ये आंकड़ा एक बात तो साफ कर रहा है, वो क्या है कि सबसे बड़ा वोट बैंक अगर यहाँ कोई है तो वो कौन सा है? हिंदू। और अभी तक सबसे ज्यादा भाजपा के साथ ये दिखाई दिया है और लिहाजा भाजपा उत्तराखंड में इस वक्त बहुत मजबूत स्थिति में है। अब ये मुकाबला भाजपा वर्सेस कांग्रेस होगा। भाजपा जो आजादी के बाद पहले जनसंघ और अब बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडे रहे हैं। इसमें पहला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था जो पूरा हो गया है, दूसरा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराना था और तीसरा पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करवाना है। अब पहले 2 एजेंडे पर जैसा मैंने बताया काम खत्म हो चुका है और अब बारी किसकी है? अब बारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि धर्म और लिंग भेदभाव से परे हर वर्ग समुदाय की महिलाओं को मिलने वाले जो समान अधिकार होते हैं उनसे महिला सशक्तिकरण का एक नया युग तो प्रारंभ होगा ही। साथ में अब तक हिंदू मतों तक सीमित रही भारतीय जनता पार्टी अब मुस्लिम समुदाय की आधी आबादी यानी कि महिलाओं को रिझाने के रूप में इसका बड़ा लाभ लेती हुई दिखाई पड़ सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले इस संहिता को लागू करने के प्रयासों के राजनीतिक निहितार्थ कुछ यही इसी दिशा में संकेत दे रहे हैं। अब कांग्रेस भाजपा के सामने मुकाबले के लिए होगी वहां की बड़ी विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस। वो कांग्रेस जो उत्तराखंड में बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 एक भी सीट अपने खाते में नहीं ला पाई है। इस बीच उत्तराखंड की हॉट लोकसभा सीट हरिद्वार, यही सीट एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। और क्यों? कांग्रेस हरिद्वार लोकसभा सीट से बहुत बड़ा दाव मास्टर स्ट्रोक का मन बना रही है। कांग्रेस का एक खेमा पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को इसी हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाहता है। हालांकि इस सीट पर मैं आपको बता दूं कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहले अपना दावा ठोक चुके हैं और उनमें सबसे बड़ा नाम जानते हैं कौन सा है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का। हालांकि आपको मैं ये भी बता दूं कि वो ये कह चुके हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किसको कौन सी सीट मिलेगी, ये तय करने वाला कौन है? आला कमान।
अब सारा सियासी नफा नुकसान देखकर ये तो तय माना जा रहा है कि भाजपा अपने सबसे बड़े और नंबर 3 वाले एजेंडे की तरफ आगे बढ़ रही है। और एक तीर से दो निशाने यूं भी हो चुके हैं कि इस बार के चुनाव प्रचार में जो वादा किया वो निभाया, इसे भारतीय जनता पार्टी दोहरा सकेगी। अब दूसरी तरफ कौन है? वो विपक्षी पार्टियां हैं जो उत्तराखंड में अपना सूखा खत्म करने की पूरी तैयारी में है। अब किसका दांव कितना काम आएगा, ये चुनाव के नतीजों के साथ ही साफ हो पाएगा। और हाँ, इन्हीं चुनावी नतीजों तक मैं फिर मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में किसी और राज्य की सियासी गणित लेकर, और एक बार फिर से हम करेंगे बात चुनाव की। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू अगेन।